नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो अंतिम प्रहार वैक्सीन तैयार, इसमें आपका स्वागत है। और आप ये सोच रहे होंगे कि वैक्सीन की बात तो बहुत लंबे समय से हो रही है, अलग अलग कंपनियां दावा कर रही हैं, तो आज हम आपको ये क्यों बता रहे हैं कि वैक्सीन तैयार है। जी हाँ, ये वैक्सीन तैयार की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो वैक्सीन हम तक, आप तक पहुंच सकती है और हम तक, आप तक पहुंचाने के लिए ही जिसकी कवायद ज़्यादा है, वो वैक्सीन अब तैयार हो रही है। और कोरोना वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे देश के लिए अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि जल्द ही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन की डोज मिलनी शुरू हो सकती है। इस वैक्सीन का अलग अलग देशों में कई अलग अलग तरीक़ों से ट्रायल किया गया, जिसमें इसका एवरेज इफेक्टिवनेस यानी जो प्रभावी होता है वैक्सीन का बताया जाता है वो 70% से ज़्यादा मिला है। इसकी कम कीमत और स्टोरेज का तापमान भी इसे दूसरी वैक्सीन से अलग बनाता है। बस अब कंपनी को वैक्सीन के इमरजेंसी यूज़ की इजाज़त का इंतज़ार है। ये खबर कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी उम्मीद जगा रही है, तो भारत के लिए भी ये खबर बेहद खास है। पीएम मोदी भी देश में वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन की रणनीति बनाने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि वैक्सीन आम मरीजों को कब से मिलने लगेगी, आम लोगों को। भारत में इस वैक्सीन का इस्तेमाल कब से शुरू होगा, इसकी कीमत कितनी होगी, ये आप तक कैसे पहुंचेगी, और सबसे बड़ा सवाल कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन दूसरी वैक्सीन से कितनी अलग है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। पिछले 1 साल से पूरी दुनिया पर कोरोना का कहर बरस रहा है। इस 1 साल में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तो लाखों ने अपनों को खो दिया। अभी भी करोड़ों लोग कोरोना के आगे लाचार हैं और ठीक होने की आस लगाए जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। बड़े बड़े देश भी छोटे से वायरस के आगे बेबस हैं। दुनिया का कोई कोना नहीं रह गया है जहां हाहाकार न मचा हुआ हो, लेकिन अभी तक कोरोना से राहत मिलती नहीं दिख रही। हालांकि पिछले कुछ दिन से दुनिया को वैक्सीन की आस बंधी है। पहले फाइजर, फिर मॉडर्ना और अब ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल्स के शुरुआती नतीजे आ गए हैं, जो बेहद खुश कर देने वाले हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का नाम AZD1222 है, जो 70% तक प्रभावी पाई गई है। ये नतीजे यूके और ब्राजील में किए गए क्लिनिकल ट्रायल्स के शुरुआती एनालिसिस के बाद मिले हैं। डेटा से पता चला है कि किसी को भी हेल्थ से जुड़ी कोई गंभीर समस्या देखने को नहीं मिली है। ये खबर पूरी दुनिया के लिए उत्साह बढ़ाने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि जब फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन 95% तक प्रभावी पाई गई है, तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के इतने चर्चे क्यों हैं? तो इसका जवाब है ट्रायल्स के तरीके। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के ट्रायल्स 2 अलग अलग तरह से किए गए। यूके में पहले वैक्सीन का आधा डोज दिया गया, फिर 1 महीने बाद पूरा डोज दिया गया, तो वो 90% प्रभावी पाई गई। वहीं ब्राजील में 1 महीने के अंदर ही 2 पूरे डोज दिए गए, तो वैक्सीन की एफिकेसी 62% पाई गई। दोनों डोज के नतीजों का औसत देखें तो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस 70% पाई गई है। मेडिकल साइंस में 70% तक प्रभावी दवा को भी कारगर माना जाता है। इसके अलावा वैक्सीन का दाम, उसका स्टोरेज और कितने तापमान तक रखने पर वो खराब नहीं होगी, ये फैक्टर्स भी मायने रखते हैं। और इसमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना पर भारी पड़ती है। कोरोना के किसी भी मरीज को इन दवाओं की 2 डोज लेनी होगी। इस हिसाब से फाइजर कंपनी के 2 डोज की कीमत 3000 रुपए की होगी, वहीं मॉडर्ना के 2 डोज की कीमत 5550 रुपए होगी, जबकि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के 2 डोज की कीमत 1000 से 1200 रुपए तक होगी, जबकि सरकार को इसे 220 से 300 रुपए प्रति डोज में मुहैया कराया जाएगा। अब बात तापमान की। फाइजर की वैक्सीन रखने के लिए -70 डिग्री तक के तापमान की जरूरत होगी। मॉडर्ना के लिए 20 डिग्री तापमान की जरूरत होगी, जबकि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 6 महीने तक रखा जा सकता है। कम कीमत और अधिक तापमान पर भी खराब न होने की क्षमता ही इसे सबसे अलग बनाती है।
और यही कारण है कि भारत और दूसरे विकासशील देशों और छोटे देशों के लिए ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन सबसे बड़ी उम्मीद है। भारत के लिए भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन बेहद खास है, क्योंकि इसे भारत में ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के नाम से तैयार कर रहा है और भारत में सबसे पहले वैक्सीन देने पर काम कर रहा है। भारत में कोविशील्ड के अंतिम स्टेज के ट्रायल्स चल रहे हैं, जिसके नतीजे जनवरी 2021 तक आने की उम्मीद है। नीति आयोग के मुताबिक अगर एस्ट्राजेनेका को इंग्लैंड में इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया तो भारत में फेज 3 ट्रायल्स के पूरे होने से पहले ही कोविशील्ड को मंजूरी मिल सकती है। नीति आयोग के मुताबिक अगर DCGI अप्रूवल दे देता है तो जनवरी की शुरुआत की बात करें तो भारत में कोविशील्ड की 4 करोड़ डोज बनकर तैयार हैं, जबकि कंपनी ने जनवरी 2021 तक 10 करोड़ डोज का स्टॉक तैयार कर लेने और जनवरी से 5 से 6 करोड़ वैक्सीन हर महीने बनाने का दावा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश के हर नागरिक तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन की रणनीति तैयार हो रही है। वैक्सीन के रखरखाव को लेकर भी माकूल व्यवस्था की जा रही है। हालांकि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक अपने मास्क को ही वैक्सीन समझना है और अनुशासन में रहना है, क्योंकि अगर अगले कुछ महीने आपने खुद को बचा लिया तो हमेशा के लिए कोरोना प्रूफ हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए डिटेल में ये बताया है कि वैक्सीन को लेकर क्या क्या तैयारी है और अलग अलग वैक्सीन की क्या खासियत है, क्या प्राइस है और बाकी डिटेल क्या है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर एम्स के, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर रमन गंगाखेडकर हैं, पूर्व हेड ICMR के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ये वैक्सीन का, जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर रमन आपसे होगा सर, कि वैक्सीन को लेकर चर्चा काफ़ी तेज़ हो गई है और आज की हमारी ये चर्चा इसलिए है क्योंकि अब ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की तरफ से अब ये जो बात हो रही है अब की वैक्सीन बहुत जल्द आ जाएगा और अब जो रिजल्ट आ रहे हैं इफेक्टिवनेस के, वो बताया गया है कि जो ये वैक्सीन होगी वो 2 डोज मिला के जो एवरेज होगा वो 70% के आसपास ये प्रभावी होगी वैक्सीन, जिसे पर्याप्त माना जा रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन है बाकी वैक्सीन के मुकाबले क्या बहुत बेहतर है और क्या ये हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि ये हमारे यहाँ बन रहा है और इंडियन को जो हमारे यहाँ इसकी डोज तैयार हो रही है, ये हमारे लिए कितनी खुशी की बात है और जो वाकई वैक्सीन को लेकर दावे किए जा रहे हैं उसके मुकाबले हम कहाँ खड़ा रहते हैं? जब आपने बोला कि वो 70% वैक्सीन की एफिकेसी है, यानी 100 लोगों को दिया तो 70 लोगों को उसका प्रोटेक्शन होता है, तो हमको थोड़ा दूसरे ढंग से भी देखना पड़ेगा। यही कंपनी की जो न्यूज़ है उसमें उन्होंने ये बताया है कि जहां पहला डोज दूसरे डोज से आधा था और दूसरा डोज पूरा के पूरा दिया गया, उसमें 90% से ज्यादा शायद उसकी एफिकेसी देखी गई है। जहां पूरे डोज दोनों टाइम इस्तेमाल किए, जो कंप्लीट डोज था, तो उस वक्त उनको ये एफिकेसी 70% की दिखाई दी। तो शायद इसका मायना ये रह पाएगा कि हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा उनके रिजल्ट्स आने तक, लेकिन ये भी वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना से कम रहेगी ऐसे समझना शायद बराबर नहीं रहेगा। अब ये सबसे अच्छी बात इसलिए है कि वैक्सीन तो आ रही है और सीरम इंस्टीट्यूट ने ये वैक्सीन बनाने के लिए शुरुआत ये ट्रायल के उसी टाइम पे की थी और उसकी वजह से जब ये वैक्सीन को जब भी अप्रूवल मिलेगा तो उनके पास कई डोसेजेस ऐसे रहेंगे जो हम इस्तेमाल करने को हमको मिल पाएंगे और उन डोसेजेस का इस्तेमाल ये फ्रंटलाइन वर्कर्स में करके हमको बहुत फायदा दिखेगा। अब ये वैक्सीन अच्छी क्यों है? क्योंकि इसकी स्टोरेज जो है
स्टोरेज करने के लिए हमको कोई अतिरिक्त तैयारी करने की जरूरत नहीं है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये आम ढंग से जैसे बाकी वैक्सीन देते हैं उसी ढंग से उसको स्टोर करना पड़ेगा और उसको देने के लिए हमको तैयारी करना पड़ेगा। अच्छा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इसकी कीमत बाकी जो वैक्सीन, जो मॉडर्ना और फाइजर के वैक्सीन की जो उन्होंने कीमत की चर्चा की है, हाँ। उससे कई गुना कम है और प्रोडक्शन हाउस हमारे देश में है। ये सारी बातें उसको फेवर करती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए क्योंकि उनके रिजल्ट्स पब्लिश होना है, या उन्होंने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए जब वो डेटा सबमिट करेंगे, हाँ। उसके बाद में ही हम कौन सी वैक्सीन सिलेक्ट होगी, हाँ। इसके बारे में बोल पाएंगे। ठीक है, तो ये आपने डिटेल में समझाया कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है वो क्यों अच्छी है। लेकिन अब मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि चूंकि ये वैक्सीन काफ़ी सस्ती बताई जा रही है और इसका जो प्राइस है वो 500 से 600 रुपये पर डोज होगा, एक डोज की कीमत। इसके मुकाबले अगर हम मॉडर्ना की वैक्सीन को देखें या फाइज़र की तो वो काफ़ी महंगी है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ठीक है, अब चूंकि सस्ती वैक्सीन होगी तो मास तक पहुंच पाएगी और लोग इसे आसानी से ले पाएंगे, लेकिन जो लोग सक्षम हैं अफोर्ड करने के लिए, अगर उनके पास दोनों ऑप्शन हो, फाइजर का भी ऑप्शन हो और मॉडर्ना का भी ऑप्शन हो और ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का भी ऑप्शन हो, और जो लोग सक्षम हैं पे करने के लिए, उनको कौन सी वैक्सीन चुनना चाहिए जब ये सारी वैक्सीन आ जाएंगी? अब तक के जो रिजल्ट हैं उसको देखते हुए आप क्या सजेस्ट करेंगे? मृत्युंजय जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। मैं इसमें यही कहूंगा, हमको अभी कीमत पर ध्यान ज्यादा नहीं देना चाहिए, नंबर एक। क्योंकि ये वैक्सीन को उपलब्ध कराना WHO की जिम्मेदारी है सारी दुनिया में, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में। और एक वैक्सीन का एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें फंडिंग आती है बहुत सारी एजेंसीज से, और WHO वैक्सीन खरीदती है, वैसे भी खरीदती है, बाकी वैक्सीन भी खरीद के वो अफ्रीका में, एशिया में देते हैं। और भारत सरकार में भी इस बात पर बहुत गहन चर्चा हो चुकी है। इसके लिए फंड्स उपलब्ध कराने का पूरा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एश्योरेंस किया है, और मुझे लगता है कि नागरिकों से इसमें कोई पैसे नहीं देने होंगे, क्योंकि प्रिवेंशन करके हम बहुत सारे और खर्चे बचाएंगे इससे। ठीक है। अब सवाल ये रहा कि कौन सी वैक्सीन, तो जैसे डॉक्टर गंगा ने कहा कि अभी इसमें हम तो अपनी भारत बायोटेक की वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, और वो भी बिल्कुल बराबर प्रोटेक्शन देगी, क्योंकि फेज 1 फेज 2 ट्रायल में वो भी कामयाब है। एस्ट्राजेनेका जो सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड के कोलैबोरेशन में बन रही है, और ICMR ने भी सीरम इंस्टीट्यूट से करार किया हुआ है ऑलरेडी, और सीरम इंस्टीट्यूट के जो CEO हैं उन्होंने एश्योरेंस की थी कि हमारे करीब 40-50 मिलियन डोसेजेस हमारी बनके तैयार हैं। जैसे ही क्लियरेंस होगी, इंटरिम डेटा आएगा तो इमरजेंसी अप्रूवल के लिए जाएंगे, और अगर पूरे और थोड़ा इंतजार करना होगा, जैसे गंगा ने कहा, डॉक्टर गंगा ने कहा, तो थोड़ा सा और वेट करके। सर वो नहीं, वो तो ठीक है सर, मिश्रा जी ये सारी बातें आपकी ठीक है सर। अगर छोटा जवाब आप अगर सर इसका दे दें कि अगर मैं, क्योंकि अब तक के जो रिजल्ट आए, आगे और इसके ऊपर रिसर्च होगा और भी चीज़ें सामने आएंगी तो फिर बाद में अलग से बात होगी। मैं लेकिन अभी आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये तीनों वैक्सीन एक साथ उपलब्ध हों और जो लोग सक्षम हों तीनों वैक्सीन के प्राइस को पे करने के लिए, उनको कौन सा वैक्सीन चुनना चाहिए अभी तक के रिजल्ट के अकॉर्डिंग? सर मिश्रा जी, कीमत पे नहीं जाना चाहिए। कीमत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ कि अगर तीनों वैक्सीन मैं लेने की स्थिति में हूँ, मैं उसको ले सकता हूँ, मैं खरीद सकता हूँ या फिर मैं इंतजाम कर सकता हूँ, तो मुझे कौन सा लेना चाहिए? मैं तो हर वैक्सीन उतनी ही इफेक्टिव होगी, ये आप देख लीजिएगा। हाँ, ठीक बात है। इसमें आप इसमें मत पड़िए कि वो क्या फाइजर और ये जो बना रहे हैं मॉडर्ना, ये USA में बना रहे हैं, उनकी लागत ज्यादा आ रही है बनाने की। यस, ठीक बात है। उन्होंने ज्यादा रखी हुई है, लेकिन कोई भी वैक्सीन ऐसी लॉन्च नहीं होगी जो इफेक्टिव नहीं होगी, और 70% मिनिमम होनी है। और ये 90% ये लोग कह रहे हैं, ये भी आखिर में आप देखिएगा 70% पे ही आ जाएगी। यस। और खेडकर साहब, मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं
और इनफैक्ट ये सवाल मेरा नहीं है, हमारे स्टॉक मार्केट के कार्यक्रम में एक पैनलिस्ट ने जो एक्सपर्ट थे शेयर मार्केट के, उन्होंने ये सवाल जानना चाहा जब हमने उस समय जिक्र किया कि आज शाम 6 बजे हम ये शो कर रहे हैं। तो उनका ये सवाल था कि जैसे मान लीजिए 70% वैक्सीन इफेक्टिव होने की बात हो रही है, कहीं पर 90% होने की बात हो रही है, तो ये जो 30% या 10% लोग जो वैक्सीन के बाद भी जिनको हो जाता है कोरोना, जिसको होने का डर होता है, वो किस तरह का होता है? क्या उनका माइल्ड होता है या फिर जो जिन लोगों को वैक्सीन नहीं मिली है उसके मुकाबले अगर इनको हो रहा है तो इनका सिम्टम क्या ये सीवियर भी हो सकता है, जो 30% या 10% जिन लोगों को हो रहा है वैक्सीनेशन के बाद भी? इसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? इसके बारे में एक चीज हमको पता है, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन में जिस किसी को ये बीमारी बाद में हुई वैक्सीन लेने के बावजूद भी, उनको बीमारी की माइल्ड किस्म की हुई, उनको सीवियर डिसीज नहीं हुआ। अच्छा। दूसरी सबसे अच्छी बात हमको जो पता है कि ये जिस इंसान को हुई वो आदमी को ट्रांसमिसिबिलिटी जो बोलते हैं, समझ लीजिए मैंने वैक्सीन लिया और फेल हो गई तो मेरे वजह से दूसरे को बीमारी लगने का जो रिस्क होता है वो इसमें उतना नहीं था। तो ये दोनों चीजें इसमें फेवरेबल है। लेकिन मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ कि इन डिटेल्स के बारे में, जो फाइजर के बारे में ये मालूमात नहीं है, हमको ये न मॉडर्ना की बराबर मालूमात नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये न्यूज़पेपर में दिया है। अभी जब तक वो पर्चे नहीं आएंगे पता नहीं चलेगा। आपको मैं सादे ढंग से बताता हूँ कि ये जो फाइजर की वैक्सीन है वो दूसरा डोज देने के बाद में 7 दिन के बाद में कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ उसके ऊपर आधारित है। ठीक बात। अगर ये ज्यादा लंबा देर ये वैक्सीन देने के बाद में हमने रुका तो उन सब लोगों में वो क्या वैक्सीन एफिकेसी नीचे गिर जाएगी, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। शायद एस्ट्राजेनेका पहले शुरू हुई तो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो है वो लंबे देर तक प्रोटेक्शन देती होगी, ऐसा अंदाज रखना ये शायद गलत नहीं। जी, ये आपने बहुत बहुत सही बात कही है और ये कंफ्यूजन भी दूर किया है कि मान लीजिए ये जो 70% प्रभावी होने की बात की जा रही है वैक्सीन की, जो 30% लोग हैं जिनको वैक्सीन देने के बाद भी हो जा रहा है कोरोना, तो डॉक्टर खेडकर ने कहा कि वो माइल्ड होता है, पहला तो ये, और दूसरा ये कि उससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा कम होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब मिश्रा जी सर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, बाकी लोग भी जानना चाहते हैं कि मान लीजिए कि 1 by 1 वैक्सीन आ रही है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लीजिए मैंने पहला डोज एस्ट्राजेनेका का लिया जो सीरम बना रहा है अभी, और दूसरे डोज में मैंने दूसरी कंपनी का चुन लिया, जैसे मान लीजिए फाइजर का लिया, ये कर सकते हैं? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, या दोनों डोज एक ही वैक्सीन का लेना चाहिए? दोनों, मेरे हिसाब से तो दोनों डोज एक ही वैक्सीन का लेना चाहिए, बिकॉज सबकी तकनीक कुछ ना कुछ थोड़ी सी भिन्न है। अच्छा। कोई mRNA यूज कर रहा है, कोई एटेन्युएटेड वायरस यूज कर रहा है, कोई और कुछ यूज कर रहा है, तो इसमें वैक्सीन टाइप एक ही रहेगा, लेकिन मल्टीपल जब अवेलेबिलिटी है तो कुछ हिस्सों में एक वैक्सीन जा सकती है, कुछ ज्योग्राफिक एरियाज में दूसरी जा सकती है। जो मैं आपको बता रहा था, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ये WHO के तहत है। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें बिल और मेलिंडा गेट फाउंडेशन ने $750 मिलियन दिए थे वैक्सीन और वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में पहुंचाने के लिए। और वही अभी भी इसमें पुश कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं। तो इसलिए लोगों को इसकी कीमत की बहुत ज्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार, प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही थी 15 अगस्त को, और में भी इसको रीइंफोर्स किया गया। आज जो मीटिंग हुई है उसमें भी ठीक है। हाँ, कीमत तो सर दूसरा मसला है। जी जी जी, आपने बहुत बढ़िया बताया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपने कहा कि दोनों वैक्सीन अगर आप एक ही लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये चीज़ें, तस्वीर साफ हो गई। जो लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन के ऊपर बिल्कुल हम आपके सवाल हम पूछ रहे हैं एक्सपर्ट से। अब डॉक्टर रमन सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि अभी सीरम इंस्टीट्यूट ने ये कहा है कि 4 करोड़ डोज अभी रेडी है और 6 करोड़ डोज अगले 45 से 60 दिन में रेडी हो जाएंगे। तो इस हिसाब से सर, जो पूरी वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया होगी देश में, क्योंकि आप सिस्टम में रहे हैं, आपको पता है कि कैसे वैक्सीन बनाई जाती है, अगर इसी रफ्तार से वैक्सीन बनती है या क्या इसकी गुंजाइश है कि इस रफ्तार से बन पाएगी आगे भी, तो ओवरऑल सारे लोगों को वैक्सीन सारे लोगों तक पहुंचने में कितना वक्त लग जाएगा? मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ एक वैक्सीन ही सिलेक्ट होगी, ऐसे नहीं होगा। अलग अलग किस्म की वैक्सीन
हम अलग सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि उनके स्टोरेज कंडीशंस भी अलग होंगे जी। और देने का एस भी अलग होगा। हाँ। अब सीरम के पास जितना प्रोड्यूस हुआ है वो तो पूरे साल भर भी तो आगे प्रोड्यूस करने ही वाले हैं। हाँ। तो पहली जो इच्छा है सरकार की, जो मनीषा है, वो प्रायोरिटाइज किए हैं जो फ्रंटलाइन वर्कर्स और 65 साल के ऊपर के लोगों की। हाँ। लेकिन हमको एक चीज समझना है, हर इंसान ने इतना डरना नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि हर्ड इम्यूनिटी जो है वो 65 से 70% लोगों को अगर नेचुरल इन्फेक्शन होने से प्रोटेक्शन आया या वैक्सीन लेने से प्रोटेक्शन आया तो भी ये बीमारी का डर, खतरा बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए 70% तक हम जल्दी कैसे पहुंचे, उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा। और जिस ढंग से सरकार काम कर रही है, मुझे पूरी अपेक्षा है सरकार जल्द से जल्द ये 70% के लेवल तक पहुंचने की कोशिश करेगी जी। वो हमने ये विश करना चाहिए कि वो दिसंबर 2021 के टाइम पे वो हम काफी नजदीक आ चुके होंगे, ठीक है, ऐसे समझ के चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमन साहब आपका और डॉक्टर मिश्रा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए, डिटेल में हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि वैक्सीन को लेकर किस तरह की प्रक्रिया चल रही है, आपको किस तरह से वैक्सीन मिलेगी और आपको वैक्सीन को लेकर जो भी आप जानना चाहते होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब अभी दे दिए गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।